बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान बार बार फ़ौज को पुकार रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब मुझे निकाला जो है वो इनडायरेक्टली फ़ौज ने ही निकाला है। उनके वज़ीर भी ऐसी बातें कर रहे हैं और एक तरफ वो उन पर दबाव बढ़ा रहे हैं अस्करी इदारों पे, और दूसरी तरफ वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं और आवाज़ें दे रहे हैं कि जनाब मेरी मदद को आओ, मुझे क्यों निकाला। इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। तो क्या कोई बैकडोर चैनल पे इनके आपस में मामलात को चल रहे हैं फौज के साथ? और खान साहब अगर मामलात चल रहे हैं तो फिर खान साहब इतनी तलख गुफ्तगू क्यों कहते हैं? आज तो बाकायदा तनस था जब न्यूट्रल्स की बात कर रहे थे वो सेमिनार में, तो बाकायदा न्यूट्रल्स का जिक्र करते हुए तनस था उनकी ज़बान में, लहजे में, वो आपने देखा ही होगा। और दूसरा, कौमी सलामती कमेटी जो पार्लियामेंट की है उसका आज इजलास हुआ, वज़ीर आज़म साहब ने सदारत की, वहाँ ब्रीफी शरीफिंग दी उन्होंने। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ उनके मामला चल रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पता ये चला है कि एक मौका पे जो अस्करी क़यादत थी उनके चेहरों पे तनाव नज़र आया। वो सूरत हाल कब पैदा हुई, इस पर बात करेंगे। और कुछ खुशखबरियाँ हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन साथ ही साथ जो हम आवाम हैं उनकी जो खाल है वो खींचने का बंदोबस्त जो है वो ज़्यादा, यानी कि हमें टिकटकी पे लगा दिया गया है यार, कोई ऐसा मामला हो गया है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे या इनबॉक्स में सवाल किया, और वो सवाल वही है जो हर महीने 2 महीने बाद आ जाता है मैदान में कि जनाब क्या जनरल बाजवा साहब को मज़ीद एक्सटेंशन मिलेगी। DGISPR वाज़े तौर पे इसकी तरदीद कर चुके हैं, हम भी पहले कह चुके हैं कि जनाब ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन फिर भी ये हर माह 15 दिन बाद ये चीज़ सामने आ जाती है। कभी लंदन से खबर आ जाती है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने कोई वादा कर लिया है, कभी रावलपिंडी से कोई खबर आ जाती है कि जनाब वहाँ पता नहीं मज़ाहमत है या मफाहमत है, क्या है वहाँ, क्या हो रहा है। असल में ये मसला बना हुआ क्यों है, कैसे बना हुआ है? जब आर्मी एक्ट में तरमीम की है इन्होंने, जब एक्सटेंशन मिली है बाजवा साहब को, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था, खोस्ता साहब ने बख्ता डाला हुआ था और ये खुद पहुंच गए थे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब वो ड्राफ्ट तैयार करवाने के लिए, और फिर पार्लियामेंट ने मंजूरी भी दे दी थी। दोनों पार्टियां ने उन्होंने कहा ओके जनाब दियो एक्सटेंशन इन्होंने, और वज़ीर आज़म के पास जो इख्तियार है कि वो नामजद करते हैं और सदर साहब जो हैं वो उस पर फिर तौसीक से, उनकी मंजूरी से फिर वो तो एक रस्मी सी कार्रवाई, असल में ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है। तो वो जो कानून है वो मुतलका जो उसकी दफात हैं, जो शिक्के हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। उसमें यह है कि 64 साल है रिटायरमेंट की उम्र आर्मी चीफ की। अगर किसी लेफ्टिनेंट जनरल को 64 साल से कम उम्र में है वो, उनको आर्मी चीफ लगा दिया जाता है, तो फिर वो 64 साल वाली बात जो है वो लागू नहीं होगी उन पे। वो अपना टेन्योर जो 3 साल का है वो पूरा करेंगे। लेकिन अगर उनको एक्सटेंशन मिलती है, और मज़े की बात यह कि एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशंस, रीअपॉइंटमेंट्स के अल्फाज हैं वहाँ, यानी कि बार बार एक्सटेंशन हो सकती है, बार बार दोबारा अपॉइंटमेंट हो सकती है, रीअपॉइंट हो सकते हैं वो, तब फिर वो 64 साल की उम्र है। यानी अगर जनरल साहब को अब एक्सटेंशन मिलती है, दूसरी एक्सटेंशन मिलती है, तो वो 11 नवंबर 1960 को पैदा हो गए थे। इस हिसाब से वो 10 नवंबर 2024 तक अगर उन्हें एक्सटेंशन मिलती है तो आर्मी चीफ रहेंगे। वहाँ फिर वो 3 साल वाला टेन्योर नहीं होगा, वहाँ फिर रिटायरमेंट की उम्र वाला जो मामला है वो बीच में आ जाएगा। एक्सटेंशन जो है वो रिटायरमेंट की उम्र वहाँ लागू होगी, लेकिन पहली अपॉइंटमेंट जो है वहाँ रिटायरमेंट की उम्र लागू नहीं होगी, वहाँ वो टेन्योर अपना 3 साल का जो है वो पूरा करेंगे। अब इनका जो 1 साल रहता है, इसने ये अफवाहें जो हैं ये पैदा कर देता है कि जनाब अभी 1 साल मज़ीद एक्सटेंशन मिल सकती है। अगर आर्मी चीफ साहब जो हैं वो, उन्हें कोई ज़िंदगी में लालच नहीं है ओहदे का, तो फिर उन्होंने इमरान की हुकूमत को घर भेजने में क्यों किरदार अदा किया, या न्यूट्रल क्यों हो गए। और अब इमरान खान तो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि वो जनाब अपोजिशन वालों के साथ मिल गए
फौजी जो हैं, अस्करी क़यादत जो है, जिसकी वजह से वो मुझे घर जाना पड़ा, मुझे घर भेजा। बल्कि वो कल मैंने कहा कि उन्होंने तो जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं बार बार कि बाजवा दा किता तरा सारा जो भी है बाजवा ने किता, इसीलिए ट्रेंड चलते हैं गो बाजवा गो, कभी कोई इस तरह की बातें। और फवाद चौधरी साहब ने तो आज कह दिया दो टोक, उन्होंने कहा जनाब अगर फौज ना चाहती तो हमारी हुकूमत ख़त्म ना होती। यही बात किसी न किसी अंदाज में खान साहब भी करते हैं। और सॉरी, बात वो हो रही थी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाली, तो भाई ये अफवाहें ही हैं और मज़ीद एक्सटेंशन के जो हैं वो इम्कानात नहीं है। मैंने पहले भी कई मरतबा ये जिक्र किया है कि रावलपिंडी में अब जो मामलात हैं GHQ में, वो फ़र्द वाहद ने अपने तौर पे फैसला किया हुआ है कि बाहमी मशावरत के साथ हमने चलना है। वो सीनियर्स जो हैं उनके साथ उनकी गुफ्तगू होती है, फिर वो कोई जो पॉलिसी, इस हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, जो फौज की क़यादत के हवाले से जो पॉलिसी होती है, फिर वो उस अंदाज में चलती है। वो पॉलिसी ये बन चुकी है कि आर्मी चीफ साहब किसी सूरत में भी एक्सटेंशन नहीं लेंगे, ये तय हो चुका हुआ है। अब आने वाले वक्तों में क्या हालात होते हैं, वो पॉलिसी बदलती है नहीं बदलती है, सरदस्त यही है, वो मैंने चेक किया है, काउंटर चेक भी किया है। ये सूरत ऐसी है जैसी DGI SPR ने कुछ अर्सा कबल कहा था कि एक्सटेंशन नहीं लेंगे, दो टोक वाजे। बहरहाल ये अफवाहें हैं, पता नहीं कब तक फैलती रहनी है, जब तक वो नवंबर का महीना नहीं आ जाता, नए आर्मी चीफ का नहीं हो जाता। लेकिन ऐसी अफवाहें मौजूद हैं। पहले भी एक पूरा व्लॉग मैंने इस पर किया था कि शायद नवंबर का वो इंतज़ार ना किया जाए, कोई सितंबर में कोई तब्दीली शब्दीली की सूरत हाल पैदा हो जाए। लेकिन इसमें जो मेरे ज़राए हैं वो दोनों थोड़े से आपस में वो टैली नहीं कर रही बातें। एक साहब ज़िद हैं इस बात पे कि नहीं ये तब्दीली सितंबर में आ जानी है, नया आर्मी चीफ आपका जो है वो सितंबर में आ जाना है। लेकिन दूसरे साहब कह रहे हैं कि नहीं ये नवंबर तक मामूल के मुताबिक जाएगा और नवंबर में। और लेकिन एक्सटेंशन वाली बात पे दोनों मेरे जो सोर्स और काउंटर सोर्स, जो भी काउंटर चेक जो करता हूँ मैं, तो वो दोनों इस बात पे उनका इत्फाक है कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर खाते को मामला ऐसे उनके तय हो चुके हुए हैं रावलपिंडी वालों के अपने, कि एक्सटेंशन नहीं लेनी। और इससे वो कहते हैं कि बाजवा साहब की जो इज़्ज़त और उन वक़ार, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ जो उन्होंने पहली एक्सटेंशन ली थी। तो दोबारा एक्सटेंशन लेंगे तो उनकी जो मकबूलियत है वो मज़ीद कम होगी। अगर ये फ़ौज में डिसिप्लिन होता है, लेकिन फिर भी किसी की कबूलियत और मकबूलियत वहाँ भी बड़ी मैटर करती है चीज़। अच्छा, अब जो अच्छी खबरें चंद एक हैं। एक तो ये कि एक बहरीन का वफद आया हुआ है सरमायाकारों का, वज़ीर-ए-आज़म से भी उसके कुछ अरकान की मुलाकात हुई है। और वो शायद नहीं चाहते थे कि हुकूमत के ज़रिए मामलात, लेकिन जिनके साथ पाकिस्तान में उनकी नेगोशिएशन हो रही है वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत के बगैर यहाँ सरमायाकारी जो है वो सहारा हुकूमत अगर फैसिलिटेट करेगी तब फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। वो कुछ 7-8 अरब रुपए की सरमायाकारी करने वाले हैं बहरीन वाले। अच्छा, बहरीन वालों से मामलात जो है ना अब के नहीं शुरू हुए हुए, जो उनके जो पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो बहरीन का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनकी सतह पे और वज़राए तजारत की सतह पे ये मामलात नवाज शरीफ के दौर से, यहाँ उनका एक सेमिनार भी होते रहे हैं, बल्कि एक सेमिनार में तो शायद नवाज शरीफ मेहमान खुसूसी भी थे, 2014 की बात है, जो राउंड अबाउट ये मामला बड़ी देर से चल रहे हैं बहरीन के साथ। तो वो कहते हैं कि जनाब फौरी तौर पे 1-1.5 अरब की सरमायाकारी का उन्होंने आगाज़ भी कर दिया पाकिस्तान में। एक तो ये हो गया, और फिर चीन के बैंकों के साथ जो कर्जे वाला मामला था वो 2 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी हो गई है। और मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि 1-2 दिन में वो पैसे जो हैं पाकिस्तान के ख़जाने में आ जाएंगे। और फिर जनाब एक और जो मुबारकबाद दी है जनाब, और शुक्रिया अदा किया है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने एक दिन में रिकॉर्ड जो रकम है पाकिस्तान आई है $57 मिलियन। और रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम के तहत जो उसका हजम है उस स्कीम का वो 4.5 अरब डॉलर तक जो है वो पहुंच गया है। और वो जो IMF के साथ मामलात हैं, जो मैं कह रहा था ना, हमें टिकटिकी पे लगा दिया उन्होंने और खाल खींचने की तैयारी की जा रही है।
IMF के साथ मामला तो हो गए तय, लेकिन शराइत जो है IMF ने जो अपनी थी वो सारी मनवाई है। और उसमें यह है कि 5 रुपए हर माह जो है वो लेवी जो है वो बढ़ेगी पेट्रोल पे, यानी हर माह महीने में एक मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। हो सकता है 15 दिन बाद 2.5 रुपये बढ़ा दें या 30 दिन बाद 5 रुपये बढ़ाएं। वो कुछ माह जो है वो 5-6 माह वो इजाफा होना ही होना है वो कहते हैं। और बाकी वो जो टैक्स है, जो तखमीना है बजट में लगाया हुआ टैक्स का इकट्ठा करने का, उसमें भी कोई 4 खरब से ज़्यादा रकम जो है 430 या 36 अरब रुपए जो है वो अजाफी टैक्स जो है वो लगाएंगे और फिर हमारा वो रुकड़ा निकालेंगे। और सऊदी अरब से भी अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब से भी एक वफद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि यार तुम साढ़े को मंगन ना आया करो, सर तो सरमायाकारी करवा लो। बस इंडिया के 7 अरब की मैं मेरी अपनी जाती कंपनी ने 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है, तो तुम कि चक्कर पे। तो वहाँ सऊदी अरब से भी एक वफद है वो पंजाब में वो मामला कर रहा है और हमजा शहबाज के साथ उनकी जो है वो मुलाकात वगैरह हुई है। तो देखें, अल्लाह करे। वो कहते हैं कि जुलाई, वो पहले भी वो पेशगोइयाँ की हुई हैं, कुछ लोगों ने, ब्लूमबर्ग ने भी की हुई है कि डॉलर जो है 185 पे आके रुक जाएगा। आप तो आज तो शायद 112 पे भी चला गया हुआ है। तो और फिर वो जुलाई तक हुकूमत जो है वो मामलात को कंट्रोल कर लेगी। ये एक ख्याल है, मुस्बत ख्याल है, मुस्बत सोच है। अच्छा, अब आते हैं जनाब हम उस तरफ के आज जो मीटिंग थी, पहले इमरान खान का जिक्र कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने जनाब एक सेमिनार था, उसमें उन्होंने खिताब फरमाया है और ख़िताब तकरीबन जो उनकी माजी की तमाम तकरीरों को इकट्ठा कर लें उसका एक खुलासा वही खुलासा है कि जनाब ये चोरों की हुकूमत है जो अब मौजूदा हुकूमत है। 11 साल पहले मैंने कह दिया था कि जरदारी और ये जो नवाज शरीफ वगैरह हैं ये मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। भाई जी सीधी सी बात है, जब आप इंतकामी कार्रवाई करेंगे, वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ज़ाहिर है ये सीधी सी कॉमन सेंस की बात है। आपने कोई रूहानी पेशगोई नहीं की, ये आपके वो कोई रूहानियत जिसको आप कहते हैं उसका कमाल नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। सारी दुनिया को पता है कि वो अगर आप 2 बंदों को तंग कर रहे हैं अपने इक़्तिदार के नशे में, तो फिर उन्होंने इकट्ठे ही होना है। आपको ज़ाहिर इकट्ठे होकर पढ़ेंगे तो आप गिरेंगे ना, जैसे उन्होंने गिराया है। और फिर वो कहते हैं ना, मैंने 25 साल पहले, पता नहीं 26 साल पहले कह दिया था कि नवाज शरीफ और जरदारी चोर है, और इनको तो पता है चोर है, चोरी में से हिस्सा वसूल करते रहे। शौकत खानम के लिए जब ज़मीन ज़मून चंदा चुंदा ले रहे थे, मियाँ शरीफ भी अपनी चोरी के पैसों में से पैसे देता रहा इनको, नवाज शरीफ भी पैसे देता रहा है। और बतौर वज़ीर आला पंजाब, वो लेटर मैंने पहले भी दिखाया था आपको, ये एक दरख्वास्त देते हैं इमरान खान साहब कि मेरा कोई घर नहीं है, मुझे एक रहायशी प्लाट तो नायत फरमा दे। और वो प्लाट उन्हें मिला था, हालांकि ज़मान पार्क लाहौर में इनका अपना घर मौजूद है, लेकिन फिर भी लिखा था मेरे पास कोई रहायशी प्लाट नहीं है, मुझे रहायशी प्लाट दे दे। वो ले लिया था। इनसे ज़्यादा चोरों को कौन जानता है। चोरों से हिस्सा वसूल करना तो खान साहब पे ख़त्म है। वही आज बार बार हर जगह उसका जिक्र हो रहा है। वो जो 19 करोड़ पाउंड आए थे उसमें जो खुफिया तौर पे इन्होंने मंजूरी करवाई, और जो जुर्माना हुआ था बहरिया टाउन को 460 अरब का, वो उसमें वो एडजस्ट करवाया था इन्होंने। तो और वो कहते हैं कि इसके बस को तकरीबन 5 अरब का फ़ायदा उठाया था खान साहब ने। लेकिन खान साहब जो अपना एक फ़न जो खान साहब में है वो ये है कि अपना इल्ज़ाम दूसरे के सर पे इस खूबसूरती से थोपते हैं कि बंदा समझता है कि खान साहब वर्गा पाक साहब बंदा दुनिया तो शायद है ही कोई नहीं। अब वो कहते हैं कि जनाब कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएगा। 16 अरब के घपलों का इसके ऊपर इल्ज़ाम है। कभी 16 कहते हैं, कभी 24 कहते हैं, कभी 40 कहते हैं। इनकी तकरीरें उठा लें, वो समझ नहीं आती कि कितने अरब का ये इनके ख्याल में उन्होंने घपला किया हुआ है या करप्शन की हुई है। और फिर वो कहते हैं जनाब मैंने न्यूट्रल से कहा। न्यूट्रल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर, दांत पीस के एक अजीब सी शक्ल और लहजा बना के वो न्यूट्रल्स का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा जनाब इसको तो जेल में होना चाहिए, आप इसको वज़ीर आज़म, मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि करप्ट आदमी को वो वज़ीर आज़म बना देंगे। फौज वाले वो कहते हैं कि फ़ौज ने किया है सारा कुछ, ये अपोजिशन में इतना दम नहीं था और मेरे तसव्वुर में भी नहीं था। भाई वो अगर आपको खान साहब को ये भी पता है, जो मैंने पहले कहा खान साहब को हर बात का पता है, क्यों खान साहब को ये भी पता है कि 2018 में इनको कैसे वज़ीर आज़म बनाया गया था।
असल कुव्वत का पता है कौन है, वो खान साहब उनमें जो खिताब हैं उनमें कहते रहते हैं कि जनाब असल ताकत जो है, ताकत का सरचश्मा जो है फौज है। खान साहब का लुब्बे लबाब तकरीर का यही होता है। और फिर खान साहब ने आखिर पे कहा कि मैं न्यूट्रल से एक सवाल पूछता हूं कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? अपने आप को वो पता नहीं कि पाकिस्तान का क्या समझ रहे हैं, अमीन समझ रहे हैं पाकिस्तान के ख़जानों का। और फिर जनाब इनको डाका पड़ गया, इनको निकाल दिया, और फिर फ़ौज जो है वो न्यूट्रल रही। और वो इनके बंदे जो हैं वो कहते फिर रहे हैं कि जनाब फ़ौज ना चाहती तो हमारी हुकूमत नहीं जा सकती थी। इस तरह की बातें चाहते जो हैं। अच्छा, अब खान साहब जो हैं इनको ये दौरा क्यों पड़ता है, हर दूसरे तीसरे दिन न्यूट्रल्स वाला दौरा क्यों पड़ता है? इनकी एक है कोर कमेटी बराए मुज़ाकरात GHQ, उसमें जनाब आपके परवेज़ खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। और शेख रशीद साहब किसी दौर में थोड़ा बहुत करते थे काम इनके लिए, लेकिन वो दोनों तरफ से रांदा दरगाह हो गए। PTI वालों ने भी उन्हें किक आउट कर दिया हुआ है कि यार बंदा बेतवार है, मुखबरियाँ करता हो सकता है, साड़ियों को वीडियो शीडियो बना के ऑडियो शाडियो भी उन्होंने जिंदा हो। और रावलपिंडी वाले भी कहते हैं कि जनाब ये शेख साहब जो हैं वो हिल गए हैं, अब ये नकारा हो गया, इनसे काम लेने की अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो लोग जब करते हैं राब्ते डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इन्होंने कोई 2-3 ऐसे जर्नैल हैं। इनमें एक तो वो साहब हैं जो बाजवा साहब के सीनियर हैं, एक कोई बाजवा साहब के रिश्तेदार हैं मेजर जनरल, और एक तो साहब को चोर होंगे कोई बैचमेट वगैरह। तो उनके ज़रिए ये राब्ते शाब्ते करने की कोशिश करते हैं। वहाँ से जब ये राब्ते करते हैं रिटायर्ड से, तो इनको ये तासर दिया जाता है कि हाँ जी हम आपके मामला ठीक करवाते हैं। वो ज़ाहिर है वो कहना है, वो मुश्तरका दोस्त है, वो कहते हैं हाँ जी हम करवा रहे हैं मामला ठीक। तो खान साहब को हो जाती है तसल्ली, खान साहब हो जाते हैं खुश। लेकिन जब वो मुलाकात करके आके रिपोर्ट देते हैं कि जनाब जो न्यूट्रल्स हैं वो जानबदार होने के लिए तैयार नहीं है, वो न्यूट्रल्स ही हैं, फिर खान साहब को जोश आता है और खान साहब फिर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसका रिएक्शन जो है दबाव का वो उल्ट हो जाता है। वो दौर जो है वो कहते हैं गुजर गया कि जो इन्होंने करना था खान साहब ने, फौज के खिलाफ जितने पत्ते थे इन्होंने खेल दिए हो गए हैं। सोशल मीडिया पे जो गंद छालना था उछाल दिया, जो ट्रेंड चलाने थे गो बाजवा गो के चल गए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि खान साहब की अपनी मकबूलियत जो है वो देख ले, जो अब ये काले शाले देते हैं, अपनी मकबूलियत जो है इनकी वो कम हो रही है, कम हो रही है, वो उनका ख्याल है रावलपिंडी वालों का। तो जब वहाँ से जवाब आ जाता है कि नहीं भी अभी तक तो वो न्यूट्रल ही हैं, वो उससे आगे पीछे होने के लिए तैयार नहीं है, तो तब फिर खान साहब जो है वो फिर ये एक शोशा छोड़ते हैं, और वो भी खेल रहे हैं खान साहब के साथ, या खिला रहे हैं खान साहब को कि लो जी खान साहब तुम बड़े बड़े प्लेयर और लोग खेलो। फिर वो जो रिटायर्ड हैं वो बीच में पढ़ के कोई माफला को सही सुई करने की कोशिश करते हैं, नो बॉल कभी दे देते हैं, कभी वो उंगली खड़ी कर देते हैं, कभी वो बाई का रन दे देते हैं किसी को। इस तरह के जो मामला है वो हो रहे हैं। खान साहब को समझ नहीं आ रही कि वो हो क्या रहा है उनके साथ, रावलपिंडी वाले उनके साथ क्या कर रहे हैं। उनके जो कह लें सहूलतकार हैं वो स्टोरी को छोड़ सुना के जाते हैं, बाद में वहाँ से आने के बाद रिपोर्टें को छोड़ आती हैं। ये सारा इशू है जिसकी वजह से खान साहब को वो ये परेशानी लाहक होती है। और खान साहब न्यूट्रल की गिरदान जो है खुद भी करते हैं, अपने साबिक जो वज़रा हैं उनके और उनकी पार्टी रहनुमा है उनसे भी ये गिरदान करवाते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ये वो अदारों को रगड़ा निकालने, अब सिर्फ एक उम्मीद खान साहब के पास बची हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मेरा काम सीधा पदरा करेगी। और फिर वो लेके जा रहे हैं नया ऑर्डिनेंस को चैलेंज, और कहते हैं ख्वाजा हारिस अहमद को वकील कर लिए। ख्वाजा हारिस अहमद वही वकील हैं जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा वगैरह के वकील रहे हैं, नैब के केसों में भी और दीगर केसों में भी। वो नून लीग के दौर में एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे। अब खान साहब ने उनकी खिदमात ले ली है, वो तो प्रोफेशनल वकील हैं, जिसने फीस देनी है उसने कर लेना है। और मेरा नहीं ख्याल कि नैब ऑर्डिनेंस में कोई आइन से हट के कोई चीज़ें हैं या आइन से मुतसादम। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन दे दे कि ये जो तरामीम है इनका तलाक माजी से नहीं होगा, ये मुस्तकबिल के लिए है। यानी इनके खिलाफ जो रेफरेंस वगैरह बने हुए हैं वो चलते रहें। हो सकता है हुकूमत भी, अटारनी जनरल के ज़राए ने मुझे बताया कि अगर ये मामला आता है तो हम ये एक बयान देने के लिए तैयार हैं कि जनाब इसका
माजी से इतलाक़ नहीं होगा, ऐसी बात कुछ मामला चल रहे हैं। और बाकी जनाब ये जो आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, वहाँ ज़रा बाजवा साहब भी थे, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी थे, और पेशावर वाले कोर कमांडर भी थे, DGISI भी थे। DGISI ने सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग दी, जो भी मुल्क की सूरत हाल है सारी, ये वो। अच्छा यार, वो मैंने अपने एक सोर्स नहीं, मेरे भाई हैं, उनको कहा था कि यार वो कुची वाला तो पता करे ना। वो कह रहे हैं जनाब कुची जो है वो कोई थ्रेट आ गया है, उसको जो थ्रेट अलर्ट नहीं जारी किया हुआ उन्होंने, KP वालों ने, कि जनाब कोई कुची दहशतगर्द है, उसको पैसे दिए हैं खान साहब के कत्ल के लिए, सुपारी दी हुई है, तो उसका तो पता करें। तो वो मैंने आज पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा अच्छा कुची टीची टीची, इस तरह की उन्होंने बात की। तो वो कहते हैं कि यार ये क्या बात है, वो कोई ऐसा थ्रेट कोई ऐसी बात नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया कुची टीची चूला, ये कोई ऐसा मामला है ही नहीं। और दूसरी बात जो वहाँ जो मैंने कहा उनके जो तनाव था एक मौके पे, वो क्यों आया, वो मैंने जिक्र किया कि वो ISI के DG ने तो वो सिक्योरिटी के हवाले से दी, और जो तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं और फैसिलिटेट कर रही है अफ़गान हुकूमत तालिबान की, तो उसके हवाले से जो तफसीलात हैं, उससे जो कोर कमांडर पेशावर हैं जनरल फैज़ अमीर साहब, उन्होंने उसके बारे में सारा बताया। अच्छा, इतला ये है कि वो कहते हैं कि जनाब हमें उम्मीद है अफ़गान हुकूमत से कि अफ़गान सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अब जो अफ़गान हुकूमत है वो कर रही है सपोर्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को, वो अगर के फैसिलिटेट कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए, और बहुत सारी ज़मानतें भी शायद वो अपने खाते में डाल रहे हैं, लेकिन अंदर खाते जो उनकी हमदर्दियाँ हैं वो TTP के साथ हैं। और इसीलिए उन्होंने जो फाटा का इंजमाम है, जो ज़म किया गया है फाटा को, तो उस पर उन्होंने कोई तफज़ात का इज़हार कर रहे हैं बार बार, और वो कह रहे हैं कि शायद इस पे मामला कोई रुका हुआ है। बाकी बहुत सारे मामला तय हो गए हुए हैं, लेकिन इस पे फाटा वाले इशू पे कोई थोड़ा बहुत अभी गड़बड़ है, अभी मामला रुका हो गया वहाँ पे। और दूसरा फिर वो अगर आते हैं पाकिस्तान वापस TTP वाले, या उनको कबूल करते हैं, तो फिर वो उन्हें ये एक तरह से आप कह लें कि हल्फ देना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के आइन को, या वादा करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के आइन को उसी तरह मानेंगे जैसे सारे शहरी मानते हैं, और पाकिस्तान के साथ मुहब्बत वतन रहेंगे। फिर कोई माफ़ी शाफ़ी हो जाएगी। और फिर कुछ लापता लोगों का मामला है जो उनके साथ उठाया गया है, कुछ लोग उनके कब्ज़े में हैं, उनको छुड़वाना है, इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ तक तो खुशगवार मूड में, माहौल में बातें होती रहीं। लेकिन फिर जब ये मामला आया कि जनाब आप जो ब्रीफिंग हमें दे रहे हैं, यही ब्रीफिंग आपने पार्लियामेंट को भी देनी है, और जो भी आप माहदा करेंगे वो मशरूत होगा पार्लियामेंट की मंजूरी से, यानी पार्लियामेंट में मामला जाएगा, पार्लियामेंट फिर उसको मंजूर करेगी। आप जो भी वादा करते हैं वो देख लीजिएगा, उसको बाद में पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा। जब ये बात हुई है, ये तजवीज़ आई है, तो उसकी तमाम सियासतदानों ने तायद की कि जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन उस वक्त जो अस्करी क़यादत थी, ख़ास तौर पे मैं फ़ज़ाइया और बहरिया की बात नहीं कर रहा, बाकी जो लोग थे उनके चेहरों पे एक तनाव नज़र आया, कशीदगी नज़र आई, और उनकी जो बॉडी थी, बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी, वो बॉडी तन गई, जैसे बंदा थोड़ा सा टेंस हो जाता है जब बंदे को कोई चीज़ पसंद नहीं आती। लेकिन इस कैफियत पे बड़ी जल्दी वो कहते हैं कि काबू पा लिया गया। और वजह इसकी ये है कि वो कहते हैं कि इस मामले में जितने कम से कम लोग इन्वॉल्व हों उतना ही अच्छा है। ठीक है, पार्लियामेंट हमारी है, पार्लियामेंट में बात करने के लिए तैयार हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग अब पार्लियामेंट की होगी, वो भी बंद कमरे में। लेकिन आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब बंद कमरे में कार्रवाई हुई थी पार्लियामेंट की, तो आधी बातें तो अभी इजलास जारी था तो बाहर लीक हो गई थी। तो यही इस तरह को खदशा है उन्हें। लेकिन बहरहाल तय फिर यही हुआ कि जो पार्लियामेंट है उसके सामने ही ये मामला जाएगा। और फिर बहरहाल वो शहबाज शरीफ को पता है कि टेंशन ना लो, मैं हूँ ना, इस तरह की जो बातें शहबाज शरीफ को तो वो कहते हैं ना। बल्कि शहबाज शरीफ के बारे में तो खान साहब जो उन्होंने नाम ही उनका पता नहीं चेहरी मुलाजम रख दिया हुआ है, क्या नाम रख दिया हुआ है। तो बहरहाल कि फिर जो एंड था वो खुशगवार ही था, खुशगवार अंदाज में
हुआ, लेकिन एक दफ़ा ऐसा माहौल ज़रूर पैदा हुआ जब कि जो हमारे अस्करी क़यादत है वो थोड़ा से टेंस नज़र आए, थोड़ा सा तनाव उनके चेहरों पे नज़र आए, ये मेरे सोर्स ने बताया है। अब इसकी तफसीलात आगे जाके क्या बनती हैं, क्या होती हैं, क्या निकलती हैं बातें, ये 1-2 दिन में आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगी ना। टेलीफोन पे ऐसी बातें थोड़ी होती हैं, जब मुलाकातें होती हैं तब फिर पता चलता है। मुलाकात में कहीं एक बात एक से निकल गई, दूसरी बात दूसरे से निकल गई। जैसे जैसे मालूमात मिलती जाएंगी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।